चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर है गोड्डा से, जहां इंटर स्टेट बस सर्विस बेरोक टोक चल रही है। हैरानी की बात है कि ये बसें पुलिस गश्ती वाहन की मौजूदगी में चलती हैं। मतलब साफ है कि कोरोना पर दूसरे राज्यों से बस सेवा पर रोक के बाद भी प्रशासन की मंजूरी से बसों का परिचालन जारी है। तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मेहरवा प्रखंड के घोरी चक की है, जहां एक सप्ताह से कई राज्यों के लिए बसें चल रही हैं। इन बसों के पीछे पुलिस गश्ती गाड़ी भी खड़ी दिखती है। न्यूज 18 की टीम ने जब बसों के परिचालन पर प्रशासनिक अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की, तो चाहे वो एसडीओ हो या फिर सीओ, सब मामले से पल्ला झाड़ते दिखे। थाना प्रभारी तो बस चलने की जानकारी से ही इनकार करते दिखे। रोक के बाद भी बसों के सीमा पार करने पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जा रहा है। हाँ, अपने दोनों आदमी अपने खटने को जा रहे हैं। हैं? 2 आदमी हैं, अपने जा रहे हैं। मतलब कहाँ, किसके, कोई तो लेके जाता होगा नहीं ना? नहीं, अपने से। कितना भाड़ा कितना लेता है? भाड़ा तो वहाँ ही मालिक देगा, 2500 करके लगता है। उतने नहीं बात है। 2500। तो बस सेवा पर गंभीर सवाल भी हैं कि आखिर किसकी मंजूरी से ये इंटर स्टेट बस सेवा चलायमान थी, कैसे चल रही थी बस। सवाल यह भी है कि क्या बस सेवा को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। सवाल यह है कि पुलिस गश्ती दल सेवा पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही। सवाल यह भी है कि दूसरे राज्यों से आने वालों पर क्यों नहीं रोक लग रही है। और सवाल यह भी है कि कार्रवाई की जगह पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं अधिकारी, और कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। बोकारो में चल रहे कई स्कूलों पर फर्जी कागजात के जरिए सीबीएसई से मान्यता लेने का आरोप लगा है। आरटीआई से मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ। दरअसल बोकारो के रहने वाले डॉक्टर राजकुमार ने साल 2019 में आरटीआई के जरिए जिले में संचालित स्कूलों को जमीन आवंटन की जानकारी मांगी थी। इसमें 3 स्कूलों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल और मिथिला एकेडमी शामिल है। दरअसल इन स्कूलों को 50-50 डिसमिल जमीन स्कूल के लिए 33 साल के लिए लीज पर दी गई है, लेकिन जमीन का रकबा बढ़ाकर इन्होंने स्कूल के नाम पर एफिलिएशन करा लिया। गलत कागजात पेश करने और फर्जीवाड़ा कर सीबीएसई का एफिलिएशन लेने के आरोप में अब स्कूल प्रबंधन के साथ ही सीबीएसई अधिकारियों पर भी मामला दर्ज करने की मांग उठ रही है। आरटीआई में बीएसएल द्वारा जब सूचना उपलब्ध कराई गई तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि बोकारो के 3 स्कूलों को 50 डिसमिल जमीन आवंटित थी, लेकिन इनके द्वारा कागजातों में छेड़छाड़ कर सीबीएसई बोर्ड को जालसाजी पूर्वक दूसरा कागजात प्रस्तुत करके और ज़मीन का रकबा को बढ़ाकर संबद्धता प्राप्त कर ली गई। इन सभी स्कूल प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इन्होंने कागजातों में छेड़छाड़ करके और संबद्धता ली है और ये सीबीएसई बोर्ड को इन्होंने भ्रमित करके ये संबद्धता ली है। तो यदि मामला इस तरह से हम लोग मतलब संज्ञान में लिया गया है, जैसे होगा जांच करा करके हम लोग उस पर एक्चुअल स्थिति लेंगे कि क्या स्थिति बन रही है, और उसके बाद उसके संबंध में विभाग से भी मार्गदर्शन लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोकारो के 3 निजी विद्यालयों ने फर्जीवाड़ा करके सीबीएसई से एफिलिएशन लेने का काम किया है। बोकारो स्टील के द्वारा क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, मिथिला एकेडमी और सरदार पटेल स्कूल को 50 डिसमिल जमीन आवंटित किया था, लेकिन इन लोगों ने जालसाजी कर और सीबीएसई के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इस जमीन के रकबा में बढ़ोतरी की और एफिलिएशन लेने का काम किया। हम कह सकते हैं कि ऐसे स्कूल प्रबंधन और ऐसे सीबीएसई के अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी जालसाजी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। इधर गोड्डा में भगैया से बाराहाट जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। इससे सड़क से आने जाने वाले लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। हल्की बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढे भर गए हैं, जिसमें एक के बाद एक कई गाड़ियां फंस गई हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ियों को गड्ढे से निकाला जा सका और लोगों का आरोप है कि गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से गहराई का अनुमान नहीं हो पाता है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है।
छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सफल अभ्यर्थियों ने 7 जून के हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से रिजल्ट रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। 49 सफल अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन के मुताबिक ही छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया का आयोजन किया गया और साथ ही मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाने को सही बताया गया है। आधार बनाया गया है। मान लीजिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी कैंडिडेट है, मान लीजिए वो भाग ले लेते हैं, तो वो फिर से उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली मान लीजिए कि कोई विज्ञापन है, उसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सफल अभ्यर्थियों के लिए उनके फेवर में इंटरप्रेट किया जाए। और थर्डली ये क्वालिफाइंग मार्क्स को भी लेके इसमें याचिका दायर की गई है। इधर झारखंड के सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की लेट लतीफी की खबरें आम बात हैं, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा सरकारी दफ्तर जो न सिर्फ अनुशासित है बल्कि समय के मामले में पाबंद है। यहां रोजाना काम की शुरुआत प्रार्थना से होती है और हम बात कर रहे हैं रांची के ओरमांझी प्रखंड कार्यालय की, जहां रोजाना सुबह 10:30 बजे प्रार्थना का समय निर्धारित है और इस प्रार्थना में बीडीओ और सीओ के साथ सभी कर्मचारी उपस्थित होते हैं। यहां प्रार्थना की शुरुआत पूर्व बीडीओ अभिनव स्वरूप ने की थी, जिसके बाद से यह परंपरा बन गई और प्रार्थना के बारे में कर्मियों का कहना है कि इससे कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। खंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये शुरू किया गया था और इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी परंपरा है। काम करने से पहले अगर ईश्वर को याद किया जाए तो दिन अच्छा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी कर्मी हैं सबसे पहले काम करने से पहले ईश्वर को याद करें, प्रार्थना करें। से अनुशासन और समय से कार्यालय पहुंचना उस आधार पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हम 10:30 बजे यहाँ प्रार्थना शुरू कर देते हैं तो प्रायः लोग 10:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। इससे क्या होता है कि ऑफिस भी सभी कर्मी सही समय पर पहुँचते हैं। तो हमारे जो वीडियो पूर्व थे जो अभिनव कुमार स्वरूप, वो सर धीरे धीरे सारे लोग को टास्क और ये प्रार्थना का विषय में बोले कि हम लोग जब स्कूल समय से कर सकते हैं तो लोग कभी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता लंबित है। अब बाकी 3 किश्तों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने केंद्र के द्वारा महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार से भी इसे देने की मांग की है। पहले 17% मिल रहा था, इसके मुताबिक अब मूल वेतन का 28% महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है। ये 3 किस्तें मिलाकर पहले से हम लोग को 17% मिल रहा था मूल वेतन पर, अब वो 3 किस्तें 11% की हैं जोड़कर। तो अभी जो वर्तमान में 3 किस्तें जोड़ी जाएंगी तो मूल वेतन के साथ 28% हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने आदेश निर्गत कर दिया है। बाकी कुछ अन्य राज्य सरकारों का भी निर्गत होने का सूचना है कि उन्होंने डीए का आदेश निर्गत कर दिया है। अब झारखंड राज्य में हम लोग झारखंड सचिवालय सेवा संघ की तरफ से राज्य सरकार से मांग करेंगे कि आप मंत्रिपरिषद की जो अगली बैठक होगी उसमें जल्द से जल्द निर्णय लेकर राज्य सरकार के सभी कर्मियों को इस डीए का लाभ दें। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नवाटांड की यह घटना है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर प्रेम विवाह किया था। इससे राजकुमार साव नाराज था और जमीन दिखाने के बहाने बेटी को ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर बोकारो में ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर NH 24 4 लेन पर यह हादसा हुआ। दुर्घटना में एक बुजुर्ग का शरीर क्षत हुआ है। दूसरे व्यक्ति की भी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिन्हें बाद में पुलिस ने समझाया बुझाया। देवघर में इस बार भी भक्तों की भीड़ बोलबम के नारे नहीं लगा पाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर डीसी ने पंडा धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष और पुरोहितों से मुलाकात की। मंदिर में ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन के लिए व्यवस्था की जा रही है।
श्रद्धालु घर बैठे टीवी या फिर सोशल साइट से बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर पाएंगे। बिहार झारखंड से संबंधित सीमा पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वैश्विक महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरी लहर को हम लोगों को रोकनी है। ऑनलाइन दर्शन जो है सुबह और शाम को कैसे किया जाए उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह की पूजा 1 घंटा और शाम की 1 घंटा जो है हम लोग करने के लिए इसका तैयारी कर रहे हैं। देवघर में इस बार भी भक्तों की भीड़ बोलबम के नारे नहीं लगा पाएगी और तीसरी लहर को देखते हुए लिए गए फैसलों से जो पुरोहित समाज है, जो श्रद्धालु हैं, दोनों ही नाखुश चल रहे हैं। और सरकार के फैसले के बाद लोगों की राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। देवघर बैद्यनाथ नगरी में इस वर्ष भक्तों की भीड़ बोलबम के जयकारे लगाते नजर नहीं आएंगे। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के तीसरे लहर को देखते हुए मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ ही ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन की सुविधा कराई गई है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि ऑनलाइन दर्शन जो इस बार सुविधा कराई गई है उससे आपकी क्या राय है? हमारी तो सबसे बड़ी राय है कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि हमारी पंडा समाज पूरा भूखे मर जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन से दर्शन होता है तो हम लोग अपना मोबाइल से दर्शन कराते हैं शंकर जी को, तो कम से कम हम लोग को कुछ उत्पत्ति होता है, कुछ प्राप्ति होता है जजमान के द्वारा। और अगर सरकार ऑनलाइन कराएगी तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को निवेदन करते हैं कि इनको बंद कराया जाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की नियुक्ति मंदिर द्वार पर की गई है ताकि श्रद्धालु को अंदर आने से रोका जा सके। ऑनलाइन से कैसे हम खुश हैं, उससे हम एकदम नहीं खुश हैं, ताकि जब तक से मेरी मूर्ति की दर्शन नहीं होगी तो ऑनलाइन तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, उसके फोटो कहीं से ले सकते हैं। इसका कोई मतलब ये रहा है? ये सरकार तमाशा लगाई हुई है। एक आदमी जाकर दर्शन नहीं कर सकता था। एक आदमी श्रद्धालु कहाँ से अमेरिका, रूस, जापान, थाईलैंड से आ रहे हैं, ये क्या तमाशा लगी हुई है, हम समझ नहीं पाते हैं। रविवार को तारापीठ दर्शन करने के लिए गया था, वहाँ कोई नियम नहीं है, एकदम अनसमान भीड़ है, कोई कोरोना प्रोटोकॉल भी नहीं है। हम लोगों ने मांग किया मुख्यमंत्री महोदय से, कोरोना प्रोटोकॉल को जो वैक्सीन ले चुका है उसका नियम का पालन करते हुए कुछ सीमित संख्या में दर्शन कराया जाए। उसे भी सुने कि श्रद्धालु भी बता रहे हैं कि इस निर्णय से नाखुश हैं कि जब तक बाबा का दर्शन ना किया जाए ऑनलाइन तो कहीं से भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आमदनी के भी ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में लोग मंदिर को खोलने की मांग कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। नौजवानों में देश के प्रति जज्बा जगाने में जुटा है ग्रुप और इस ग्रुप का नाम है मुझे कुछ करना है। युवा शक्ति को के जो जवान रवि साहनी का साथ मिल रहा है, जिसके मार्गदर्शन में जिले के 300 युवा देश सेवा के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ शारीरिक मेहनत के साथ पढ़ाई में जुटे हैं। इस ग्रुप में 200 लड़कियां और 100 लड़के हैं। सभी को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे कुछ कर गुजरने की इच्छा युवाओं में और भी प्रबल होती जा रही है। इस असर कि हम भी और हमारे साथ जितने भी आए हुए दोस्तों के साथ हम लोग फौज में जाना चाहते हैं। सर, कितने बच्चे मिले हैं अभी तक? अभी हम लोग यहाँ करीब 300 बच्चे एडमिशन कराए हैं और रेगुलर हमारे पीटी, रिटर्न और मेडिकल तैयारी के लिए आए हुए हैं। सर, फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि हम लोग को नहीं भी कर पा रहे हैं, फिर भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। तो हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग जैसे इन लोग हम लोग को मतलब सिखाएंगे, हम लोग उनको फॉलो करेंगे। हमारे जो एनसीसी लिए थे हम सारे लोग, तो उनमें से बहुत सारे लोग सहायक पुलिस में गए, झारखंड पुलिस में गए, एनसीसी कैडेट लोग आर्मी का बहाली भी लिए। उसके बदौलत अभी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है 2016 से। तो इस मुझे कुछ करना है, इस ट्रेनिंग को हम लोग आगे तक लेना चाहते हैं और देश में कुछ न कुछ बन के दिखाना चाहते हैं।
धनबाद के एक ठेका मजदूर ने अपनी लगन और मेहनत से पत्थर का सीना चीरकर खेती कर दिखाया है। टाटा सिजवा शिव मंदिर बस्ती के रहने वाले ठेका मजदूर उमा महतो विपरीत परिस्थितियों में भी 2 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं। सब्जी की सफल खेती में उन्हें उनकी पत्नी शांति देवी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्हें पिता से खेती करने की प्रेरणा मिली और काफी प्रयास के बाद सरकार से ड्रिफ्ट सिस्टम मिला, जिसकी सहायता से उन्होंने बंजर जमीन में हरियाली फैलाई। हालांकि सरकार और नगर निगम की ओर से खेती में किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल पाने का उन्हें मलाल है। प्रेरणा मिला खेती करने का, उनके माध्यम से ही खेती का ही सीखे। उसके बाद बहुत सा ट्रेनिंग भी किए हैं और ट्रेनिंग करके हम उत्तम तरीके से खेती करना शुरू किए। निगम में सब बाधा ये हो जाती है कि किसी भी सुविधा को अगर लेने के लिए जाते हैं तो बोलता है ये तो नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र में खेती कहाँ से होगा। यही वजह बोल करके खेती का ये संसाधन मिल नहीं पाता। तो मैं ही बोलना चाहेंगे कि जो अगर आप लगन और मेहनत के साथ अपना ही इलाका में खेती पर अगर जोर दें तो जो हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए वो इनकम हम अपना ही ज़मीन पर कर सकते हैं। देवघर में ममता देवी और भरत ने लॉकडाउन की परेशानी में हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन के बल पर आज एक मिसाल बन गए हैं। जब लॉकडाउन में ममता के पति की नौकरी चली गई तब पति पत्नी ने मिलकर अपनी जमा पूंजी से एक छोटा कुटीर उद्योग स्थापित किया और घर पर मूढ़ी बनाने का काम शुरू किया और इस उद्योग से आज के समय में अच्छी खासी आमदनी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाने से दंपति निराश जरूर हैं। अपना बच्चा पढ़ा लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं और पति अकेले क्या करेंगे, जितना सकते हैं उतना हेल्प कर देते हैं। अच्छा, जहाँ तक होता है इनका काम में मदद करते हैं। मेरी बड़ी बहन है वो की है तो उनसे कंसल्ट किए तो जीजा बोले ना ठीक ठाक है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताया तो वही लेके हम लोग कर रहे हैं। तो हम एक मुड़े का छोटा मोटा बिजनेस की और पूरा फैमिली मिलकर पति पत्नी बच्चे सब मिलकर मुड़े का बिजनेस करते हैं। इससे खाने पीने का सामान है, रोज भी डेली लगभग कुछ ना कुछ बिक जाता है, सेलिंग हो ही जाता है, तो उसे पेट चल रहा है। मिला सरकार की तरफ से कुछ नहीं सहायता मिला, सरकार कुछ नहीं करती है। झारखंड में 48 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें बोकारो जनरल अस्पताल भी शामिल था, लेकिन सिविल सर्जन का कहना है कि बोकारो जनरल अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। अस्पताल के पास लिक्विड ऑक्सीजन टैंक और फैक्ट्री गैस पाइपलाइन है, जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसलिए उन्होंने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्लांट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मेरे पास अपना सफिशिएंट ऑक्सीजन है क्योंकि उन्हें दो सोर्स है। एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर रहता है और उससे उनको ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा फैक्ट्री से पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन वो डायरेक्ट बीजीएच के पास आ गया है, तो ऐसे परिस्थिति में उनके पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज किया कि मुझे नहीं